चलिए आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? चैप्टर 1 कौन सा का? 12th का चैप्टर क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस टॉपिक से नीट में 1988 से लेकर 2021 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो हमारे क्वेश्चंस बैंक में अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नीट है तो हलवा है। अब देखेंगे ये हमारा 2013 से 2013 से लेकर 2021 तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2021 में 2, 1, 3, 2, ये हमारा सीरियल वाइज है। तो इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन पूछता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से तो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक। तो आराम से वो देखेंगे। चैप्टर 1 बारी बारी से, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर है यूनिट 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब आते हैं पार्ट 1 में, जो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड और फोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इतने दिनों में, इतने दिनों में मतलब 34 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब की चर्चा इसके अंदर करेंगे। किसकी? पार्ट 1 की। फिर दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरे पार्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 3 पार्ट में हम करने वाले हैं इसको। तो पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन किससे रहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज से, फील्ड से और फोर्स से। क्वेश्चन आसान है, आराम से समझिएगा। चलिए क्या कह रहे हैं? चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। चलिए ले लिए एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस क्या है? R1 है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? R2। ठीक बात है। कनेक्टिंग बाय वायर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। मान लिया कि R1 वाले से R2 की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है। चार्ज स्फीयर है तो स्वाभाविक सी बात है, इस पे कुछ चार्ज हुआ Q1, इस पे चार्ज Q2। जो ही हम इसको वायर से जोड़ेंगे तो इनिशियली पहले इसके पास पोटेंशियल क्या रहा होगा? V1 और इसके पास पोटेंशियल V2। जो ही हमने इसको चार्ज से, वायर से जोड़ा तो चार्ज का फ्लो शुरू होगा कहाँ से? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का। कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चैप्टर 2 में पढ़ोगे पोटेंशियल के बारे में, या पढ़े होंगे। मतलब क्या है कि जो ही वायर से जोड़े तो हमारा V1 बराबर हो जाएगा किसके? V2 के। तो ये पहला कंडीशन दे रहा है और पूछ रहा है हमसे क्या कि बताइए रेशियो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका रेशियो। 2021 का क्वेश्चन है, आसान है। चलिए मतलब पहले वाले कंडीशन के हिसाब से V1 = V2। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। चार्ज कितना था पहले वाले के लिए? Q1 बाई रेडियस R1 बराबर क्या? 1/V2 के लिए 4πε0 Q2 डिवाइडेड बाई R2। दिस से दिस साफ, यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 बराबर R1 बाई R2। पहला चीज हमको मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है? चार्ज का रेशियो। तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या जानते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज बाई एरिया, ठीक है। तो पहले वाले सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज कितना है इसके ऊपर? Q1, और इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 4πr²। तो लिख सकते हैं 4π, इसका R है R1 का स्क्वायर। उसी तरह दूसरे वाले की बात करें तो इस पे चार्ज हमारा Q2 बाई 4πr² का स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, तो दिस बाई दिस बराबर Q1 डिवाइडेड बाई 4πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 4πr² का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या क्या साफ होगा? 4π से 4π साफ। अब इसको लिख सकते हैं ऐसा, Q1 बाई Q2 इंटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। अब Q1 बाई Q2 हमने निकाला यहाँ से R1 बाई R2, पुटिंग दी वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट R1 बाई R2 इंटू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये स्क्वायर से ये साफ, इस वाले स्क्वायर से ये साफ, बच क्या गया हमारे पास? R2 बाई R1।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिसका हमको पूछा जा रहा है ये किसके बराबर आया, R2/R1 के। बहुत बढ़िया, R2/R1 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि यदि किसी भी चार्ज का फ्लो उस समय तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यदि दोनों सेम होते, R1 और R1 होते, दोनों पे चार्ज भी क्या होता, सेम रहता, लेकिन दोनों के क्या है, रेडियस अलग अलग, इसलिए दोनों पे चार्ज भी अलग अलग होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा गया है 2019। अच्छी बात है। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज A and B, 2 point charges A and B having charge this and this respectively are placed at a distance at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between them become क्या होगा, अब की बार फोर्स। ये हमारा चार्ज कौन सा है, मान लियो प्लस Q, ये हमारा माइनस Q चार्ज है। ये हमारा A वाला बहादुर, ये हमारा B वाला बहादुर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस होगा, चलिए हमने मान लिया डिस्टेंस दोनों के बीच का D है। तो अब इस केस में इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। ये हमारा फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। कौन किस टाइप का फोर्स लगेगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्ट करें क्योंकि एक दूसरे क्या है, अपोजिट नेचर के हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि हमारा 25% चार्ज A का ट्रांसफर हो गया B के ऊपर, मतलब Q का कितना 25%, मतलब Q इंटू 25/100, मतलब ये हमारा हो गया कितना 0.25 Q। इतना ट्रांसफर किससे हुआ, A से, इस ट्रांसफर टू B। तो अब की बार A का चार्ज हमारा क्या होगा, Q माइनस 0.25 Q बराबर कितना 0.75 Q। इसका किस पे चला गया, B पे चला गया, तो B का कितना चार्ज था माइनस Q, इतना आया इसके ऊपर, मतलब प्लस 0.25 Q। ये कितना बचेगा 0.75 Q। इसका प्लस वाला चार्ज है तो इसके ऊपर जाएगा तो प्लस में ही जाएगा, ये इस पे इतना, इसके ऊपर इतना। अब की बात फोर्स के बारे में पूछा जाए, फोर्स कितना होगा, चलिए फोर्स बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी रख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 है हमारा 0.75 और Q2 भी है 0.75, ये माइनस होगा, ओके, मतलब Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बदला नहीं गया, मतलब D स्क्वायर। अब 0.75 Q स्क्वायर, अब इसको करेंगे तो ये हमारा कितना 0.75 को लिखा जा सकता है हमको, तो चलो ये हमको माने थे F1, ये हमारा F2, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं, हमको F2 निकालना है, यही निकालना है ना, कि अब की बार फोर्स क्या होगा, तो हम रख लेते हैं F2 बाई F1 बराबर, ये हमारा किसके बराबर होता है, इसको बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट K। ये भी हमारा सेम बात, तो इसको हम लिख सकते हैं F2 K इंटू 0.75 का स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों में D स्क्वायर कट जाएगा नीचे, Q स्क्वायर और ये K का K से K साफ, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर साफ, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.75 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से पहले चलो दूसरा काम कर लेते हैं, 0.75 का स्क्वायर इंटू F1। अब 0.75 को लिखा जा सकता है कितना 75/100 का स्क्वायर, और इनिशियल फोर्स को हमने F माना है तो इसको चलो हमने F लिख लिया, और इसको काट के कितना किया जा सकता है, ये हो जाएगा 25 से कटेगा तो ये 3 और ये 4, तो 3/75
4 का स्क्वायर इंटू एफ, ये हो जाएगा 9/16 एफ। तो F2 हमारा कितना आ गया 9/16 एफ, तो 9/16 एफ। कुछ नहीं करना था, पहले वाले के लिए हम लेके चले, पहले वाले का ये निकाले, दूसरे वाले के लिए जब चार्ज ट्रांसफर होगा यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज बनेगा, क्योंकि माइनस अब प्लस, तो माइनस में इतना बचेगा। अब दोनों के वैल्यू पुट किए और फाइनली हमने निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है 2017। समझो आप, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। अच्छी बात है, डिफर स्लाइटली है। One of them is -q and other is इतना। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0, then del E is of the order of। तो हमको पूछा जा रहा है चेंजिंग, इसकी वैल्यू को हमको पूछा जा रहा है। अच्छी बात है। चलिए, कौन कौन से दिए गए बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या जानते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास प्रोटॉन। तो नेट चार्ज क्या होगा हाइड्रोजन के पास, नेट चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम कितना, एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही होगा ना। प्रोटॉन का चार्ज इतना दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये दिया गया है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ई चलो माइनस ई प्लस ई प्लस डेल ई, ये कितना बच गया डेल ई। तो एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर डेल ई का नेट चार्ज है। अब दो हाइड्रोजन एटम है, एक यहाँ एक यहाँ, इसके ऊपर भी डेल ई का चार्ज, इसके ऊपर भी डेल ई का चार्ज, ठीक है। ओके, तो कहा जा रहा है इफ द नेट ऑफ वन ऑफ द देम इज दिस, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी, दोनों के बीच की दूरी कितनी डी, ठीक है। ए पार्ट इज 0, मतलब बोला जाए इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उतना ही इसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम फंडा क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मतलब R की आप यहाँ क्या D रखा गया है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या जानते हैं, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दोनों के बीच का दूरी। अब यहाँ पे हमको सब कुछ पता है, इसको ये हमारा किसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों क्या है, नेट फोर्स 0 है, मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही हमारा क्या होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे, तब तो नेट फोर्स 0 होगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में। तो कह सकते हैं एफ ई बराबर एफ जी। एफ ई का वैल्यू डाल देते हैं के क्यू 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 क्यों रखे, चलो लिख लेते हैं पहले Q1 Q2 बाई क्या है, दोनों के बीच की दूरी डी स्क्वायर। अरे यार क्या आते हो तुम, इरेजर मिट जाओ। डी स्क्वायर बराबर जी M1 M2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। अब हमको क्या डी स्क्वायर से डी स्क्वायर साफ, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, चलो के का के रहने देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी डेल ई, Q2 की वैल्यू कितनी डेल ई, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल ई का स्क्वायर बराबर जी, दोनों का मास तो सेम होगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर का, दोनों M1 M2 सेम है। तो यहाँ से डेल ई बराबर क्या लिखा जा सकता है, डेल ई का स्क्वायर इक्वल टू जी मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए डेल ई बराबर ये हमारा निकल गया, अब सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं डेल ई का स्क्वायर बराबर कितना जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁻⁹। अब डेल ई बराबर क्या लिखा जा सकता है, इन लोग को सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट, मतलब ऐसे लिख सकते हैं
1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको जो ही आप सॉल्व कीजिएगा तो तीसरे का आंसर आपका आ जाएगा 10 टू द पावर, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा ये 10 टू द पावर माइनस 37। क्योंकि चार्ज है तो कूलम चलेगा हमारा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा इतना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 37 कूलम। आसान है क्वेश्चन, बनाते जाइएगा। अब देखिए देखने में कितना विकराल लग रहा है क्वेश्चन, सीरियसली है भी, थोड़ा तो समझने वाली बात है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। चलिए एक कॉमन पॉइंट से दो बहादुर लटक रहे हैं जिनके स्ट्रिंग इसकी लंबाई L है। ओके, अच्छी बात है। L आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस D। इनिशियल कंडीशन में हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। बट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्ज बीइंग लीक फ्रॉम बोथ दी स्फीयर। अब क्या हो रहा है? म्यूचुअल रिपल्सन के कारण इससे कंटिन्यूसली चार्ज लीक कर रहा है, मतलब चार्ज में कमी आ रही है। तो मान लीजिए एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लिए x, किसी टाइम पे। अब इसके ऊपर यदि ये हमारा थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा, और ये चूंकि स्ट्रिंग है तो इसमें एक टेंशन लगेगा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक इस डायरेक्शन में, उसको क्या बोला जाएगा? T साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो बनेगा वो T कॉस थीटा। अब चूंकि ये और ये दोनों स्फीयर है, दोनों के ऊपर चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल कर रहा है तब तो दूर है, तो इस डायरेक्शन में ये वाला बहादुर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चूंकि ये चार्ज है तो मास भी इसके पास होगा, तो मास किस तरफ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ, और वो क्या होगा? mg के बराबर। जब दोनों के बीच दूरी क्या रहेगी? होगी x रही होगी। तो चलिए अब देखते हैं, इसके हिसाब से लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट रेट से जा रहा है तो मतलब क्या है? जितने फोर्स राइट हैंड साइड रेट से जा रहा है तो मतलब क्या है? जितने फोर्स राइट हैंड साइड लगा उतना ही फोर्स लेफ्ट हैंड साइड। ये ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं T साइन थीटा बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या चीज? दोनों पे चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई टू आइडेंटिकल चार्ज स्क्वायर, मतलब सीधा सीधी कह सकते हैं Q1 Q2 सेम है। ओके चलिए, तो यहाँ से सीधा सीधी लिख सकते हैं Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? x स्क्वायर। अब उसी तरह लिखते हैं T कॉस थीटा बराबर किसके होगा? जितना ऊपर उतना ही नीचे, मतलब mg के। तो इन दोनों का यदि रेशियो निकालोगे तो क्या है? इक्वेशन 1 में 2 से यदि भाग किया जाए तो यहाँ से हमको मिलेगा tan थीटा बराबर f e बाई mg। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? d जो है बहुत छोटा है किससे? L से, मतलब d जो इन दोनों के बीच की दूरी थी इसके रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत ही छोटा है। यदि ये बहुत छोटा होगा तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी? बहुत ही छोटी होगी, छोटी होगी ना। ये बहुत छोटा है, इसके रिस्पेक्ट में थीटा क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो थीटा बहुत छोटा होगा तो हम लोग जानते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा बराबर साइन थीटा। इतना लिखा जा सकता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इस tan की जगह पे हम साइन लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना? साइन थीटा बराबर इसके हिसाब से चलेंगे तो साइन बराबर ये थीटा है तो ये हमारा x, ये हो जाएगा x बाई 2 डिवाइडेड बाई ये लेंथ L, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? tan थीटा के, मतलब f e बाई m g।
होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लिख लेते हैं x/2l बराबर f कितना है k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। अच्छी बात है। अब हम क्यू स्क्वायर को एक तरफ रख लिए, बाकी सबको दूसरे तरफ रख लिए, तो ये आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये पलट के कहाँ गया, नीचे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा mg/2l इंटू यहाँ k आ जाएगा नीचे, और ये हमारा हो जाएगा x क्यूब। यहाँ से क्यू स्क्वायर जाएगा तो ये नीचे है, तो x क्यूब और mg एक साथ ऊपर, और यहाँ k नीचे था तो k नीचे आ जाएगा 12 इंटू k। अब यहाँ mg/2kl ये सब क्या है, कांस्टेंट है, या इसको हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2। यहाँ स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो रूट होगा, ये चूंकि सब कांस्टेंट है तो हमने सबको ये क्या किया, कांस्टेंट मान को इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं, तो हमने क्या देखा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x पावर 3/2 के। अच्छी बात है। अब ये हमको रेट निकालना है, तो रेट का मतलब क्या था, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, तो इसको यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो हमारा इस साइड क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 माइनस 1 इंटू dx/dt लिखा जाए, क्योंकि dq/dt क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये क्या हमारा कांस्टेंट 3/2 x टू द पावर 1/2, और ये dx/dt किसके बराबर, v के, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√x। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसको इस साइड है, इसको नीचे लेके आओगे इस तरफ तो क्या होगा हमारा, यहाँ था प्लस में, इधर आएगा नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया हमारा √x। तो v जो होगा वो कैसे प्रोपोर्शनल होगा, x पे पावर कितना -1/2, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे पावर -1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 thick balls carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length। ये इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग है हमारे पास, ये इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ L, इक्वल लेंथ है कह रहा है, तो इक्वल लेंथ है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R, तो इसके बीच का इक्विलिब्रियम ऑफ सेपरेशन कितना, R दे दिया जो लिखा गया है, ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ इट्स हाइट, मतलब इसका पहले हाइट यदि y है तो अब इसके हाइट को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना, y/2। तो पूछा जा रहा है हाफ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, अब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो अब सेपरेशन क्या रहेगा इन दोनों के बीच का, मतलब r' की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छी बात है, क्वेश्चन है। चलिए इसको वाइट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इसको हमने वाइट क्यों कर दिया भाई, चलिए इसको हमने मान लिया थीटा, और इस केस को हमने मान लिया इसको थीटा डैश, एक को थीटा माना दूसरे को थीटा डैश। अब थोड़ी ना दोनों का एंगल सेम होगा, अलग अलग होगा। अब करते हैं कार्यक्रम को शुरू। पहले वाले के हिसाब से चले यदि हम, व्हाइट पे तो जाएगा नहीं, ब्लू लेके चलते हैं। यहाँ की बात करते हैं, यदि ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होता, और ये हमारा क्या बनता, यदि इस पे टेंशन T तो ये हमारा जाता T cos थीटा, और इस साइड हमारा बन जाता T sin थीटा। नीचे की तरफ हमारा लग जाता है इस केस में mg, और इस तरफ इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स लगता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, Fe। इसमें ये कहानी चलती, इसमें भी कुछ ऐसे ही कहानी चलेगा,
लेकिन उस किसके टर्म में वो होगा, वो हमारा होगा थीटा डैश के टर्म में। तो हम लिख लेते हैं इसको कौन किसके बराबर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये बॉल ना दाएं जा रहा है ना बाएं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है ना दाएं ना बाएं, ऊपर ना नीचे, कहीं मतलब जितना राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड, जितना दाएं उतना ही बाएं। तो लिख सकते हैं टी साइन थीटा बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और चूंकि चार्ज हमारे पास ये भी मान लिया इक्वल चार्ज बोल रहा है, तो ये भी मान लो हमारा क्यू है और ये भी हमारा क्यू है, तो ये किसके बराबर होगा, के कूलम्ब कांस्टेंट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर। उसी तरह हम लिखते टी कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता टी कॉस थीटा एम जी के। तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन में इसमें 1 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमको मिल जाएगा टी से टी साफ बचेगा tan थीटा बरोबर एफ ई बाई एम जी। पक्की बात है। अब यदि हम बात करें tan थीटा ये हमारा r है, ओके, और tan थीटा के लिए क्या चाहिए होता है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट, क्योंकि ये हमारा 90 यहाँ बन रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, tan थीटा लिखेंगे तो y बाई r बाई 2 लिख सकते हैं ना। हमको डिस्टेंस कौन सा चाहिए, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये पूरा r, तो ये कितना हो जाएगा हमारा r बाई 2। तो यहाँ से हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिखा जा सकता है, ये थीटा है तो इसका p बन जाएगा हमारा कौन सा, ये वाला p बन जाएगा, ये वाला बेस बन जाएगा, तो p हो जाएगा r बाई 2 और इसका बेस बन जाएगा y। सेम कहानी हम इस वाले फिगर में करेंगे, तो tan थीटा डैश बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ भी काम कर रहा है ना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई बाई मास तो वही है एम जी, लेकिन सेपरेशन अलग है, तो एफ ई डैश लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा हमारा आर डैश बाई 2 और यहां से हो जाएगा y बाई 2। अब यहां से यदि हम एफ ई की वैल्यू लिखेंगे तो एफ ई की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एम जी हमारा एम जी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 3। और यहाँ पे यदि हम एफ ई की वैल्यू लिखते तो क्या लिखते, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ आर था डिस्टेंस दोनों के बीच का, यहाँ आर डैश है, ये हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बाई क्या है हमारा एम। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यदि हम डिवाइड करेंगे, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, अब हम लोग करेंगे tan थीटा बाई tan थीटा डैश, मतलब इक्वेशन 3 में डिवाइड कर दिए इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 3 में डिवाइड करो इक्वेशन 4 से, इस वाले पोर्शन को लेके चलते हैं यहाँ से इस वाले को, तो यहाँ से लिखा जा सकता है, ये हमारा हो जाएगा कितना, r बाई 2y, ये वाला बंधु, और ये वाला हमारा बन जाएगा, ये 2 से 2 साफ, ये हो जाएगा r डैश बाई y बराबर। अब इस साइड की बात करें, ये हमारा हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी डिवाइडेड बाई के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। अब यहाँ से क्या कटेगा, तो कटेगा ये हमारा के से के साफ, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर साफ, एम जी से एम जी साफ, इस साइड से हमारा y से y साफ, यहाँ से क्या बचा, r बाई 2 r डैश इज इक्वल्स टू, हमारा इधर से बच गया, क्या बच गया, ये हो गया हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा
आर डैश का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हमारा ये बचेगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये इस साइड आ गया तो हमको आर डैश 2 आर डैश का क्यूब बराबर आर क्यूब, तो आर डैश का क्यूब बराबर आर क्यूब बाई 2। चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाई क्यूबिक रूट ऑफ 2, आर बाई क्यूबिक रूट ऑफ 2। तो आर डैश हमारा किसके बराबर होगा, आर बाई क्यूबिक रूट ऑफ 2। कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन है, तो पांचवा का हमारा कौन सा हो जाएगा, ये। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, टू पॉजिटिव आयंस इज कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। दो पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, चलो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, D दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, चलो F हमारे फोर्स ऑफ रिपल्सन है, बहुत सुंदर बात है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी, ये क्या बता रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है कि इस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मिसिंग है, तो फोर्स F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, इतना। तो क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी का स्क्वायर। यहां से और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, तो यहां से लिख सकते हैं N इंटू ई का स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर F। तो यहां से ये हो जाएगा N स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर F। तो हमको क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, मतलब n पूछा जा रहा है, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर F। तो n बराबर हमारा हो जाएगा बाई ई स्क्वायर, और n बराबर हो जाएगा रूट का अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर F डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो किसके साथ मैच कर रहा है, रूट अंडर वाला तो 3 है, 2 है, चलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर F बाई ई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर छठा का सी। When air is replaced by dielectric medium of constant K, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, अच्छी बात है। The maximum force of attraction between two charge separated by a distance, K equals to क्या होता है, K equals to क्या होता है, F नॉट बाई Fm, या परमिटिविटी के टर्म में बोलते M बाई क्या चीज, क्या नॉट, ठीक है। तो अब हमको क्या कह रहा है कि एयर के टर्म में हमको बोल रहा है, यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स F नॉट बाई K, तो मतलब K टाइम्स ये क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है, तो कह सकते हैं इंक्रीज बाई K टाइम्स नहीं, रिमेन अनचेंज नहीं, डिक्रीज बाई K टाइम्स। तो सेवेंथ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेवेंथ का आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q। ये हमारे पास एक Q, इसके दूसरा Q, इस दोनों के सेंटर मतलब यहाँ पे एक कोई Q है, तो ये दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस भी होगा D, अच्छी बात है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, D बाई Q। कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है वो किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये हमारा हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या हो, 0 होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स 0, मतलब इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन Q
ऑन Q इज 0। तो 0 का मतलब क्या, इसके ऊपर यदि हम इसके कारण फोर्स की बात करें तो मतलब F छोटू वाले Q के कारण प्लस F इस वाले Q के कारण किसके ऊपर, इसके ऊपर, बराबर किसके, 0 के। तो FQ की बात करें तो K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी मतलब D/2 का स्क्वायर प्लस K इस वाले कारण इसके ऊपर Q इंटू Q डिवाइडेड बाई क्या 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 D का स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से क्या क्या साफ कर सकते हैं, इसको साफ कर सकते हैं। यहाँ से बचेगा हमारा Q/D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस Q/D स्क्वायर बराबर 0। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 छोटू Q डिवाइडेड बाई D स्क्वायर प्लस Q डिवाइडेड बाई D स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको और लिखा जा सकता है 4Q प्लस Q बराबर 0 और Q बराबर कैपिटल Q/4 माइनस साइन के साथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 8 का ए। आसान था। चलिए क्या कह रहा है, पॉइंट दिस ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट 0 A और x2। चलिए 0 के ऊपर हम बात किए, 0 पे एक चार्ज रखा गया कितने को, +4Q को। अब A के ऊपर रखा गया है चार्ज -Q को और रखा गया है 2A पे +4Q को। तो इसके बारे में बोल रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए या अनस्टेबल में। सबसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके बात करें, इसके ऊपर नेट फोर्स यदि 0 है तो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहे हैं सिर्फ -Q वाला है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो भैया हम यदि मान लो इसको चेक कर ले और ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो मतलब ये पहला ऑप्शन गलत। तो इसके ऊपर इसके कारण फोर्स इस तरफ कितना लगेगा, F छोटू Q के कारण कितना लग जाएगा, KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। अब इसके ऊपर इसके कारण फोर्स कितना होगा, F 4Q के कारण हमारा K ये हो गया 4Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A, तो 2A का स्क्वायर बराबर कितना, K 16Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4A स्क्वायर। ये से ये कट गया, बच गया 4, ये हो गया K 4Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। मतलब जितना छोटू वाले Q फोर्स लगा रहा है उतना ही बड़ा वाला Q भी फोर्स लगा रहा है, मतलब ये वाला भी फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब स्टेबल अनस्टेबल की बात है, इसका मतलब ये वाला सिर्फ अकेला स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। स्टेबिलिटी की बात बाद में करते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं है, +4Q वाला भी इक्विलिब्रियम में है, ये गलत। ऑल द 3 चार्जेज आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और कह रहा है ऑल द चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये दोनों सेम ऑप्शन, लेकिन दोनों में स्टेबल और अनस्टेबल की बात की जा रही है। तो अनस्टेबल की बात की जा रही है तो मतलब ये यदि इक्विलिब्रियम में है तो ये भी तो होगा, सेम कहानी इसके साथ भी है। तो तीनों तो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में या स्टेबल में क्या इसके पोजीशन को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो क्या नेट फोर्स 0 होगा? यदि नहीं होता है तो क्या है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यदि इसके पोजीशन को बदल दे फिर भी ये हमारा क्या हो, वापस से यहाँ पहुंच जाए तो हमारा क्या रहेगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो लेकिन हम यहाँ जो ही इसके पोजीशन को बदले या इसके पोजीशन को बदले, चलो इसी को यदि हम यहाँ कर देते तो क्या ये रहता, नहीं रहता। तो इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में तो है तीनों, लेकिन सब किसमें है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके साथ सही होगा, 9 के साथ सी सही होगा। क्वेश्चन क्या का, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस एट इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड directed electric field E. The direction of electric field is now reversed. Keeping its magnitude the same, the proton is allowed to fall from the ray through the same vertical distance at the time of fall. पहला क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फॉल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फॉल किया जा रहा है वर्टिकल डिस्टेंस एट से इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना लिया।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गिराया जा रहा है कितने हाइट से, h हाइट के लिए। सेम कहानी कहा जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स एंड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम। अब इसके डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। अब मैग्नीट्यूड को क्या रखा गया, सेम रखा गया, इलेक्ट्रिक के बराबर। द प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रे इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। अब प्रोटॉन को भी कितने से, h डिस्टेंस से फॉल किया जा रहा है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया प्रोटॉन। अच्छी बात है। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन इज। हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं Q इंटू E जानते हैं। F क्या हमारा आता है, M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो Q इंटू E, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई M। डिस्टेंस कितना चलाना है, h चलाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर ut प्लस हाफ at²। हमारा बंदूक कैसे चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे रेस्ट से। दोनों जो हमारा चला है कहाँ से, रेस्ट से। ये भी चल रहा है, ये भी रेस्ट से चल रहा है। तो हमारा u क्या हो जाएगा, 0। कितना चलना है, h हाइट चलना है ना। अब इसमें हमको किसके साथ कंपेरिजन पूछा, t पूछा जा रहा है भैया, t कितना लगेगा। तो हम आगे यदि बात करें तो s बराबर लिख दिए h, ये हो गया 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी 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 कितनी, QE/m, QE/m। और t², यहाँ से हम बात करें तो t² इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2HM/Q इंटू E लिख सकते हैं। अब t बराबर क्या हो जाएगा, √2HM/Q इंटू E। अब यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है, 2 कांस्टेंट है, हाइट दोनों में सेम है। अब मास दोनों का अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, प्रोटॉन का अलग होता है, चार्ज दोनों पे सेम होता है, और E हमारा दोनों केस में सेम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सबको हटा के, t बराबर एक कांस्टेंट के और √m। यदि हम टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंपेरिजन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम प्रोटॉन के लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, k √, मास ऑफ क्या चीज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बाई k √, मास ऑफ प्रोटॉन होगा इतना। अब k से k साफ। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हमारा कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ का √, और ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 का पावर 1/2 लिखो या √, लिखो, एक ही बात है। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कुछ जो भी आएगा, क्या आएगा, 10⁻, ये बोला जाए ये 10 मान लो, इसको यदि हम लोग 2 ही मान लेते तो अप्रॉक्स यदि हम बात करते तो अप्रॉक्स ये हो जाता 5 इंटू 10⁻27, ये हो गया 3 4 -4, और ये क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस देन क्या होगा, प्रोटॉन से। तो स्मॉलर होगा आंसर, मतलब स्मॉलर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए टॉय कार विथ चार्ज क्यूब मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस under the influence of uniform electric field is due to the force QE. Its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of the field is reversed. क्या कहा गया कि 0 से 6 मीटर पर सेकंड तक गया 1 सेकंड में, उसके बाद क्या क्या इसके डायरेक्शन को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया। द कार कंटिन्यूस टू मूव फॉर 2 more सेकंड। इसके बाद कार कितने 2 सेकंड तक और मूव करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड आर रिस्पेक्टिवली। 2018 का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, एक कार है हमारे पास, वो कैसे चलना शुरू किया है, ये टॉय का Q, इसके ऊपर चार्ज क्या है, Q है, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियली किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से चलना शुरू किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी, 0,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई इसके ऊपर, इसके कारण ये 1 सेकेंड तक यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, जब 0 से कितना चला 6 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगले कहानी में क्या होगा, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल दिया गया, मतलब अब फोर्स किस तरफ लगना शुरू होगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में। अभी लग रहा था इस तरफ, तो अब फोर्स लगेगा इसके उल्टे तरफ। तो उल्टी तरफ लगने के कारण फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। तो ये अभी इसके बाद कुछ स्पीड थी, ये कुछ दूर और चलेगा। ऐसा थोड़ी फोर्स एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन लग गया तो बहादुर सीधा रुक ही जाएगा, रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करनी शुरू होगी। मतलब ये बहादुर मान लो 1 सेकेंड तक वापस यहाँ तक चला, 1 सेकेंड तक, ये 1 सेकेंड में, और उसका ये वापस क्या किया, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ 0 हो जाएगी, और उसका ये वापस रिटर्न आना शुरू कर देगा। किसके कारण, इस फोर्स के कारण, अपोजिट फोर्स के कारण। तो पहले हमको चाहिए इसका एक्सेलरेशन फील्ड के कारण क्या होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, यही है ना। इसको एक्सेलरेशन यहाँ से मिला है, सब जगह तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेम ही फोर्स लग रहा होगा, तो सब जगह एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं v कितना 6 माइनस 0 बाई टी, टी कितना है 1 सेकेंड, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहली बात, ठीक है। यदि हम फर्स्ट सेकेंड की बात करें, कब t कहाँ से कहाँ, t बराबर 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड, u क्या है इसका 0 यहाँ दिए हुए है, और इसका v कितना दे दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा, एक्सेलरेशन हमको पता है a बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको कितना डिस्टेंस चलेगा, हम लोग जानते हैं s बराबर कितना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है, कितना 6 इंटू टाइम कितना चला 1 सेकेंड चला है, यहाँ पे t हमको कितना दे दिया है 1 सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कट गया 3, तो ये हम बच गया 3 मीटर। मतलब S1 डिस्टेंस जो चला यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने मान लिया S1, तो ये हमारा कितना बन गया 3 मीटर। चलिए अब इसको क्या किया गया, क्वेश्चन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया गया, मतलब एक्सेलरेशन अब क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। तो इस समय जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी हुई, कितनी है, यहाँ की वेलोसिटी मान लो u1 इज इक्वल टू कितना 6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है, उल्टी तरफ। तो यहाँ पे a1 की बात करें तो ये हो जाएगा उल्टे डायरेक्शन, कितना डायरेक्ट फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, मतलब इसको लिख सकते हैं -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं टाइम कितना ले रहा है ये, t बराबर कितना 1 सेकेंड। ठीक है, तो h हमारा क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस चला है, s डिस्टेंस चला है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो s2, ये डिस्टेंस कितना होगा, s2 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना u6, t बराबर 1 प्लस 1/2, a कितना -6 और t कितना 1 का स्क्वायर। ये हो गया 6 प्लस -3, मतलब ये कितना हो गया 3 मीटर, और ये चला है। अच्छी बात है। जब ये बहादुर यहाँ पहुंचा तो क्या होगा, रुक गया। अब फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में था, वो वापस कैसे इस तरफ आना शुरू करेगा। तो अब की बार ये कितना डिस्टेंस चलेगा, जब यहाँ से यहाँ वेलोसिटी यहाँ पे डाल लिया u2 इक्वल टू, बहादुर रुकेगा तब तो चलेगा, u2 0। एक्सेलरेशन कितना लगेगा इसके केस में, सेम 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा टाइम कितना दिया है, t3 की बात करें, ये भी हमारा दिया है 1 सेकेंड ही चला है, तो s3 बराबर कितना ut, तो u मतलब 0 प्लस 1/2, कितना चला है, a हो गया हमारा 6, ओके, और t हमारा 1 का स्क्वायर, यही होगा ना हमारा 6। लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पे -6 लगा दिए, तो ये हमारा कितना हो गया -3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, वो -3 मीटर। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चलिए हमने तीनों हमारा 3 यहाँ लिख लिया जाए। S1 हमारा 3 मीटर
S2 बड़ा हमारा 3 मीटर, S2 3 मीटर, S3 हमारा -3 मीटर। चलिए पूरा इरेज कर लेते हैं। हमने क्या निकाला था, S1 बराबर 3 मीटर और टाइम कितना लगा, T1 बराबर 1 सेकेंड। S2 बराबर क्या निकाला हमने, 3 मीटर और टाइम कितना लगा, T2 बराबर 1 सेकेंड। और S3 बराबर हमने निकाला -3 मीटर क्योंकि उल्टा चला है, और T3 बराबर कितना, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 3 + 3 + -3 +3 -3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना, 1 सेकंड + 1 सेकंड + 1 सेकंड 3 सेकंड। ये से ये सब हो गया, मतलब बच गया कितना, 3/3 मतलब 1 मीटर पर सेकंड। ये क्या दे दिया हमारा, एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। किसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो मतलब ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म। चलिए अब एवरेज स्पीड की बात करें, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, दाएं जाए या बाएं जाए, हमको टोटल डिस्टेंस को प्लस में जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस 3 + 3 + 3 नॉट -3। ये माइनस सिर्फ बता रहा है डायरेक्शन को उसके। तो 3 + 3 + 3 9 और 3 सेकंड इधर से, ये हो गया 9/3। तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। अब 3 मीटर पर सेकंड किसके साथ है, इसके साथ तो है नहीं, ये खत्म। बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। आसान है। A particle of mass m charged is placed at rest in uniform electric field E and then released। चलिए एक पार्टिकल है हमारे पास, उसको हमने कहाँ रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका चार्ज Q है और मास क्या है, m है। इनिशियली ये कैसे है, रेस्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 है, और उसके बाद इसको रिलीज किया गया। The kinetic energy attained by this particle after moving a distance y। तो ये जब यहाँ से चलते हुए यहाँ तक y डिस्टेंस मूव करेगा, तो यहाँ की वेलोसिटी इसकी क्या होगी, तभी तो हमको पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो हमको इससे पूछा एक्चुअली क्या जा रहा है कि भैया वेलोसिटी पता है तो एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इनिशियली बाबू रेस्ट में था तो u = 0। अब हमारा इसके पास एक्सीलरेशन क्या होगा, F बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m × a बराबर क्या चीज, q × e। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज q है, यहाँ से a बराबर हमारा जाएगा QE/m। ये हमारा a आ गया। तो गिवन डाटा में हमको क्या पता चल गया, u बराबर 0, a बराबर QE/m। अब कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये डिस्टेंस चल रहा है y डिस्टेंस चलने के बाद हमको क्या मिल रहा है, यदि y को हम s बराबर क्या मान लिए, s बराबर अब हम मान लिए जो डिस्टेंस चलेगा उसको हमने क्या मान लिया, तो जो डिस्टेंस चला वो हमारा कितना, y के बराबर, यही ना। तो हमारा यहां से फाइनली क्या निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी निकलेगा तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, v² = क्या लिख सकते हैं, u की वैल्यू 0 + 2 × a की वैल्यू कितनी QE/m × s कितना चला है, y चला है। तो यहाँ से हमको v² बराबर मिल गया 2QEY/m। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी = होता है हाफ mv²। तो हाफ का हाफ इंटू m का m और v का मतलब क्या, ये 2QEY/m। ये किसके बराबर है, v² के बराबर। तो यहाँ से रख सकते हैं। चलिए m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू ई वाई, क्यू ई वाई, क्यू ई वाई, क्यू ई वाई। तो ऑप्शन 12 का ऑप्शन कौन सा है, ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्या कर रहा है, गिवन फिगर द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्ज Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्जेस। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास जो ये बहादुर है, ये जो बहादुर है ये भी निगेटिव चार्ज बॉडी होगा और ये भी हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है तो निगेटिव चार्ज बॉडी होगा। लेकिन आ रही है तो ये इधर क्यों आ रही है, इधर से क्यों आ रही है, इसको तो सीधा जाना चाहिए था ना। हम लोग क्या जानते हैं कि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। परपेंडिकुलर का मतलब ये ऐसा जाता है, क्यों अपने आप टेढ़ होता है, मतलब ये है कि ये इसको रिपेल कर रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, Q1 इज पॉजिटिव बट Q2 इज निगेटिव नहीं, Q1 इज निगेटिव बट Q2 पॉजिटिव नहीं, बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव, सही बात है, बोथ आर पॉजिटिव नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, कब का 2003 का पूछा हुआ है। An electron is moving around a nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius, ठीक है। The Coulomb's force F between the two is, अब पूछा गया है हमको एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर न्यूक्लियस के अराउंड, किसके, हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन का मान लो न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक बात है। तो बोला जा रहा है भैया बताइए यहाँ पे हमको जब कूलम्ब्स फोर्स F इन दोनों के बीच कितना लगेगा। एक ही प्रोटॉन, प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है लेकिन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो बताना है कूलम्ब्स फोर्स। तो हम लोग F इक्वल्स टू क्या जानते हैं वेक्टर फॉर्म में, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू दिस। आर क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से हम लिख सकते हैं सीधा सीधी K का K, Q1 कितना, मान लो ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। तो Q1 पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस E और Q2 निगेटिव चार्ज मतलब माइनस E, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R और ये हमारा वेक्टर। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस K E स्क्वायर बाई R क्यूब वेक्टर दिस। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। वेक्टर में क्यों निकालेंगे, क्योंकि सारा वेक्टर में दिया गया, तो किसके बराबर हो जाएगा, डी के माइनस के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब दिस ऑप्शन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग इसके बाद करेंगे चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट को। ये हमारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।